नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आलोक रंजन पांडे लोक बात की खास पेशकश कहानियों का काफिला के तहत आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ दलित साहित्य धारा के सशक्त रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रमुख कहानी यह अंत नहीं। इस कहानी के द्वारा कहानीकार ने हिंदू समाज संरचना में दलितों के हो रहे शोषण, दमन व उत्पीड़न की जटिल प्रक्रिया को चित्रित किया है। मूलतः इस कहानी में एक दलित परिवार के किए गए अपमान और उस अपमान के विरोध में खड़ी नई पीढ़ी के संघर्ष की वास्तविकता को दर्शाया गया है। इस कहानी का पात्र बिरमा केवल एक पात्र न होकर अपने संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व करता है। इस कहानी में मानवीय अधिकारों के संघर्ष और दलित मुक्ति के चाहत को ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अभिव्यक्त किया है। तो लीजिए पेश है आपके समक्ष कहानी यह अंत नहीं। गांव की ठहरी हुई जिंदगी में एक भूचाल सा आ गया था, जहां ऊपरी सतह पर शांति और ठहराव दिखाई देता, वहीं निचली सतह पर तेज हलचल थी, जो ऊपरी सतह को तोड़ देने के लिए छटपटा रही थी। लेकिन ऊपरी सतह इतनी सुदृढ़ थी कि उसे तोड़ पाना आसान नहीं था। बिरमा ने इस ऊपरी सतह पर चोट की थी, यह जानते हुए भी कि उसकी चोट बेअसर होगी। दूसरों की तरह वह चुप नहीं रह पाई थी। शायद रह भी जाती यदि उसने किशन और उसके मित्र मंडली के बीच होने वाली बहसें न सुनी होती। इसी जद्दोजहद में उसके अंतर्मन में विश्वास जगा दिया था। तमाम अभावों के बावजूद मंगलू ने किशन को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। महीने 2 महीने में किशन और उसकी मित्र मंडली गांव आती थी। शहर के खुले माहौल ने किशन की सोच और मानसिकता को प्रभावित किया था। वे जब इकट्ठे होते तो किसी न किसी मुद्दे पर ऊंची आवाज में घंटों बहस करते थे। बिरमा की समझ में कुछ नहीं आता था। वह अक्सर किशन से पूछती थी, तुम इतने लड़ा क्यों करो? किशन हंसकर कहता, बुद्धू, यह लड़ाई नहीं बातचीत है। बिरमा हैरान रह जाती, यह कैसी बातचीत है? गांव में तो इसे लड़ाई ही कहते हैं। इस बातचीत की वह अभ्यस्त हो गई थी। उनकी बातचीत के कुछ टुकड़े उसे याद रहने लगे थे। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, संघर्ष, संगठन मात्र शब्द नहीं रह गए थे उसके लिए। वह इनके अर्थ जानना चाहती थी। किशन से पूछती तो वह समझाने की कोशिश करता, लेकिन बिरमा को लगता कि वह समझ नहीं पा रही है। वह मन मसोस्त रह जाती थी। ऐसे क्षणों में उसका मन नहीं लगता। काश उसे भी बापू ने स्कूल भेजा होता। किशन की तरह वह भी कॉलेज जाती तो इतनी बड़ी बड़ी बातें उसकी समझ में जरूर आती। उसे लगता किशन और उसके दोस्त ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उनके जैसी बातें करने वाला कोई भी गांव में नहीं है। अपनी बस्ती की तो कोई बात ही नहीं, बसीटों में भी ऐसा कोई नहीं है। धान कटाई के उमस भरे दिन थे। मंगलू और सरबती के साथ बिरमा भी धान कटाई के लिए जाती थी। उस रेत वे तेज भान के खेत में धान काटने गए थे। बस्ती के 15-20 स्त्री पुरुष कटाई पर लगे हुए थे। सांझ होने से पूर्व ही धान कटाई, छटाई आदि का काम पूरा कर लिया गया था। धान बोरे में भरे जा रहे थे। मंगलू, सरबती और बिरमा
को एक एक गट्ठर धान मिला था। एक गट्ठर बिरमा के सिर पर रखते हुए मंगलू ने कहा, तू घर जा, सांझ हो रही है, घर जाके रोटी पानी देख लियो, हमें अन्ने में देर हो जाएगी, बुग्गी में धान लाद के ही आना होगा, तो चल। बिरमा अकेली ही चल पड़ी थी, बाकी मजदूर वहीं रह गए थे। बोझ भारी था, रास्ता कच्चा एवं उबड़ खाबड़ था, संभल संभल कर चलना पड़ रहा था और गांव काफ़ी दूर था। गांव से पहले आम का बगीचा था, उसके साथ साथ पगडंडी थी। सुनसान रास्ते पर चलते हुए बिरमा का जी घबराने लगा था। वह जल्दी जल्दी कदम उठाकर चलने का प्रयास कर रही थी, पर बोझ के कारण चलने की गति उसकी धीमी थी। बगीचे में सचिंदर दिखाई दिया। उसे वहां खड़ा देखकर बिरमा सहम गई। धान की कटाई के वक्त भी लगातार उसे वह घूर रहा था। बिरमा ने उसकी नज़रें भांप ली थी। उसने जल्दी जल्दी कदम उठाने की कोशिश की ताकि वह बगीचे की ओर से खुले रास्ते पर पहुंच जाए। कुछ कदम चलने के बाद ही उसे लगा जैसे सचिंदर उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। बोझ के कारण वह मुड़कर देख नहीं पा रही थी। सचिंदर ने तेजी से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। बेहयाई से बोला, सिर पर इतना बोझ है, थक गई होगी, थोड़ा सुस्ता लो। बिरमा ने आग्नेय नेत्रों से उससे घूरा। बिरमा कुछ कहे उससे पहले ही सचिंदर ने उसके गालों को छुआ। उसके स्पर्श से बिरमा के शरीर में जैसे बिजली सी कौंध गई। क्षण भर को तो वह सहम गई। सचिंदर ने जैसे ही उसके सीने की ओर हाथ बढ़ाए, बिरमा ने पीछे हटने की कोशिश की। संतुलन बिगड़ा, लेकिन बिरमा ने सिर पर रखा गट्ठर सचिंदर के ऊपर गिरा दिया। अचानक इस हमले से वह गड़बड़ा गया और गिर पड़ा। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, बिरमा ने पूरी ताकत से उसकी जांघों के बीच वार किया। लात का प्रहार इतना तगड़ा था कि सचिंदर उठ नहीं पाया। किसी तरह लड़खड़ा कर खेत में घुसकर गुम हो गया। बिरमा मेंढ पर खड़ी थी। उसे भागता देखकर चिल्लाने लगी। उसने पहले ही झटके में सचिंदर की बेहाई को कायरता में तब्दील कर दिया था। कुछ देर उसी क्रोधित मुद्रा में खड़ी रही। गुस्से में उसका शरीर कांप रहा था। गट्ठर गिरने से धान बिखर गए थे, जिन्हें देखकर बिरमा का जी दुखी हो गया। उसके अंतर्मन से सचिंदर के लिए बद्दुआएं निकलने लगी। दूर खेतों से लौटती स्त्रियों की आवाज़ बिरमा को सुनाई दी। वह गट्ठर पर बैठकर उनका इंतजार करने लगी। बिरमा को रास्तों के बीचों बीच इस तरह बैठे देखकर उन्होंने पूछा, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, यह बोझ गिर गया था, करके हाथ लगवा दो, बिरमा ने भीतर उठते शोर को छिपाकर कहा। वह गट्ठर उठवाकर उनके पीछे चल पड़ी। घर लौटकर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। किशन घर पर ही था। बिरमा का उखड़ा हुआ मूड देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बिरमा ने सहजता से उत्तर दिया, लेकिन उसे रह रहकर रोना आ रहा था। वह किशन के सामने आने से बचने का प्रयास कर रही थी। मंगलू और सरबती को आने में देर हो गई थी। माँ को देखते ही बिरमा की रुलाई फूट पड़ी। उसे इस तरह हलकान होते देखकर सरबती का हृदय कांपने लगा। वह किसी अज्ञात आशंका से डर गई थी। उसे घर के भीतर ले गई। क्यों री? क्या हुआ? रो क्यों रही है? सरबती ने पूछा। मंगलू धान के गट्ठरों को सुव्यवस्थित करने में लगा था। किशन उसका हाथ बटा रहा था। बिरमा की हिचकियां बंद गई थी। सरबती के ढाढ़स देने पर उसने सारा किस्सा कह सुनाया। सरबती अवाक रह गई थी। उसे लगा जैसे किसी काले साये ने उसके परिवार पर कुदृष्टि डाल दी है। वह गुमसुम हो गई थी। आंखों के भीगे कोर आंचल से पोंछते हुए उसने बिरमा को समझाने की कोशिश की। उसे ऊंच नीच समझाई। बदनामी का डर दिखाकर चुप रहने की सलाह दी। माँ की एक एक कोशिश बिरमा को कांटे की तरह बिंध रही थी। उसे हर सलाह डर और बेबसी का अक्ष दिखा रही थी। उसके भीतर एक भीषण तूफान हिलोरे मारने लगा था। वह चुपचाप माँ का एक एक लफ्ज सुन रही थी। बिना कोई प्रत्युत्तर दिए उठी और चूल्हा जलाने बैठ गई। चूल्हे की धधकती आग ने उसके अंतस की जलन को और अधिक सुलगा दिया था। वह बेबसी से निजात पाना चाहती थी। उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे। मौका देखकर सरबती ने मंगलू से पूरी बात कह दी। मंगलू के पांव तले की जमीन खिसक गई। उसने एक गहरी सांस खींची।
रात के गहरे अंधेरे में अपनी पीड़ा को घोलने की चेष्टा करने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने सरबती से कहा, बिरमा को ठीक से समझा देना, किशन से कोई जिक्र ना करे। दोनों के बीच फिर से गहरा सन्नाटा पसर गया। दोनों अपने अपने भीतर उमड़ते चक्रवात की ध्वनि सुन रहे थे। अंधेरे की सघनता उसके भीतर समा गई थी। मंगलू ने गहरी सोच से बाहर आते हुए कहा, बिरमा की माँ, अब 1 मिनट के लिए भी उसे अपनी आंखों से दूर न करियो। टेम बुरा आ गया है। किसी तरियो इसके हाथ पीले होते तो कुछ चैन मिलेगा। उसकी आवाज़ किसी अंधेरी गुफा से छन छन कर आ रही थी। तेज भान के खानदान के चरित्र को मंगलू अच्छी तरह जानता था। सचिंदर की हरकतें किसी से छिपी हुई नहीं थी। बाप बेटे दोनों की नज़र में किसी दूसरे के मान सम्मान का कोई मतलब ही नहीं था। सचिंदर का नाम सुनते ही मंगलू आतंकित हो गया था। रात भर मंगलू, सरबती और बिरमा अपने अपने ढंग से समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे। बिरमा ने पूरी रात जाग कर काटी थी। सुबह जब वह उठी तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा उदास था। वह घर के काम में लग गई थी। मंगलू भी जल्दी उठकर जंगल प्रारगत के लिए चला गया था। सरबती खाली घड़े लेकर कुएं से पानी लेने चली गई थी। बिरमा ने उन दोनों को जाते ही किशन को जगाया। बिरमा ने किशन को कल की पूरी घटना से अवगत करा दिया। वह रात भर जागकर अपने आप को हर स्थिति में तैयार कर चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू की जगह गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। सचिंदर की इस हरकत पर किशन का खून खौल उठा था, जिसमें जैसे अंगारे भर गए थे। मंगलू के बाहर से लौटते ही वह बिफर पड़ा। मंगलू हक्का बक्का रह गया था। बिरमा किशन के ठीक पीछे खड़ी थी। मंगलू ने पूरी जिंदगी झुके झुके गुजारी थी। किशन अब उसे सीधा खड़ा होने के लिए कह रहा था, जबकि सीधा खड़ा होने की उसे आदत ही नहीं थी। मंगलू को लगा जिसका डर था अब वही हुआ। जवान लड़का है, कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। उसने दयनीय होकर कहा, ना किशन, जबान खोलोगे तो बुरा ही हो जाएगा। ये भी तो बात घर में है, कल पूरे गांव देहात में फैलेगी, बदनामी होगी, बिरमा के माथे पे दाग लग जाएगा। चुप रहना ही ठीक है। मंगलू की बात बीच में ही काट कर किशन बोला, बापू, बिरमा का दोष क्या है जो उसे सजा मिलेगी? नहीं बापू, सजा तो सचिंदर को ही मिलेगी। कृष्णा गुस्से में बाहर निकल गया। मंगलू ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। किशन शहर में आ गया था। उसने अपने साथियों को इकट्ठा करके घटना की जानकारी उन्हें दी। अपने बापू और माँ के डर की बात भी उसने खुलकर बताई। अब आप लोग बताओ, क्या करना चाहिए? किशन ने सवाल किया। विचार विमर्श के बाद सभी की राय थी कि तेजभान ताकतवर आदमी है, उसके लड़के पर हाथ डालने का मतलब है आग से खेलना। सभी की राय थी कि सचिंदर को सीधा टकराने की बजाय पुलिस की मदद ली जाए। वे सभी थाने में रपट लिखाने गए थे, लेकिन इंस्पेक्टर ने रपट लिखने से मना कर दिया था। इस बात पर उनके बीच काफ़ी गर्मागर्मी भी हो गई थी। इंस्पेक्टर ने कटाक्ष करते हुए कहा था, छेड़ाछाड़ी हुई है, बलात्कार तो नहीं हुआ। तुम लोग बात का बतंगर बना रहे हो, गांव में राजनीति फैलाकर शांति भंग करना चाहते हो। मैं अपने इलाके में गुंडागर्दी नहीं होने दूंगा, चलते बनो यहाँ से। कुछ क्षण उनके बाहर निकलने का इंतजार किया गया। वे टस से मस नहीं हुए तो अजीब सी मुद्रा बनाकर बोला, फूल खिलेगा तो भौरे मंडराएंगे ही। उसने बेशर्मी से खींची निपोड़ी। उसके इस तरह बोलने से किशन बौखला गया। उसने तिलमिलाकर कहा, तमीज से पेश आइए। इंस्पेक्टर का झन्नाटेदार थप्पड़ किशन की गाल पर पड़ा। हरामी की औलाद, एक डंडा पूरा उतार दूंगा, तू मुझे तमीज सिखाएगा? इंस्पेक्टर ने बिना देर किए सभी की धुनाई शुरू कर दी। अचानक हमले से घबराकर सभी इधर उधर भागने लगे। पीट पीट कर वे थाने से बाहर आ गए। पुलिस के साथ उनकी यह पहली मुठभेड़ थी। कानून की किताबें रटने वाले भी बेबस हो गए थे। परवीन कानून के दूसरे वर्ष में था। उसके ही सुझाव पर वे थाने में रपट लिखाने गए थे, लेकिन पहले ही झटके में चारों खाने चित पड़े थे। परवीन गहरी असमंजस की स्थिति में था।
किशन स्वयं को दोषी मान रहा था। उसे लग रहा था सब उसी के कारण हुआ है। निराशा की हालत में वे सब सांझ से पहले ही गांव आ गए थे। गांव पहुंचकर उनका गहन विचार विमर्श हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि बस्ती के लोगों को इस घटना की जानकारी देकर एकजुट किया जाए, ताकि गांव में एक दबाव बन सके। सचिंदर ऐसे हरकत करने से पहले कोई 10 बार सोचे। सांझ होते होते बस्ती के तमाम बुजुर्गों और नौजवानों को उस जगह बुला लिया गया था। बस्ती के बीचों बीच नीम का पेड़ और एक चबूतरा था, वहीं सब जमा हुए थे। किशन ने खड़े होकर सचिंदर की हरकतों के बारे में बताया। जैसे ही सचिंदर और तेजभान का जिक्र हुआ, सभी में सन्नाटा फैल गया। सभी चुप्पी साध कर बैठ गए। किशन के बहुत उकसाने पर बूढ़ा धर्मू सुस्त थकी आवाज में बोला, ये कोई नई बात ना है। गरीब की इज्जत का कोई मतलब ही ना हुए है। यह सब तो होता ही रहे, चुप रहने में ही भला है। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर लेना ठीक ना है। उससे सभी सहमत दिख रहे थे। लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई थी। धर्मू ने गला खंखार कर बात आगे बढ़ाई। जिंदगी बीत गई है इस गांव में, कभी न सुना किसी बिरबानी बहू बेटी ने घर आके जिक्र भी किया है। औरत की लाज चुप रहने में है, ढिढोरा पीटने में ना है, धर्मू ने जोर देकर कहा। धर्मू की हाँ में हाँ मिलाते हुए रामजी दास भी बोलने लगा, ये शरीफ बहू बेटियों के लक्षण ना है। मर्द के सिर फुटवल करा के ही चैन मिलेगा। किशन हैरानी से उन्हें देख रहा था। परवीन ने कुछ बोलने की कोशिश की तो वे सभी एक एक कर खिसकने लगे। किशन का रहा सहा हौसला भी टूटने लगा। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे सभी उठकर चले गए। एकजुट होकर संघर्ष करने की बातें तो दूर, वे बातें ही सुनने को तैयार नहीं थे। तेजभान के डर ने उन्हें इतना भयभीत कर रखा था कि वे कुछ देर रुककर बात सुनने की स्थिति में भी नहीं थे। किशन की मित्र मंडली के लिए स्थिति एकदम नई थी। कॉलेज की राजनीति में उनका दखल था, लेकिन गांव में कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वे चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे थे। उनकी लंबी लंबी बहसें खोखली साबित हो रही थी। सभी सोच रहे थे अब क्या करें। काफी सोच विचार के बाद परवीन ने सलाह दी, बिरमा की ओर से पंचायत में शिकायत की जाए। परवीन पंचायती राज का पक्षधर था। वह हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता था। उसका कहना था, पंचायत एक लोकतांत्रिक संस्था है, गांव की समस्याओं को निपटाना पंचायत का कर्तव्य है। सभी उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। पिछले चुनाव में इस पंचायत को आरक्षित किया था। बिशन सिंह तुम्हारी बिरादरी का प्रधान है, वह जरूर इस मामले को गंभीरता से लेगा, परवीन ने कहा। परवीन की राय से सभी सहमत थे, लेकिन किशन की राय भिन्न थी। उसका कहना था, बिशन तो एक मोहरा है, वह क्या निर्णय देगा, लेकिन आप लोगों की यह राय है तो ठीक है। एक अर्जी तैयार की गई। बिरमा से उस पर अंगूठा लगवाया गया। अर्जी लेकर किशन ही प्रधान के पास गया था। प्रधान ने अर्जी लेने में आनाकानी की। बार बार यही कहा, किस लिए अर्जी दे रहे हो। किशन ने सिर्फ इतना ही कहा, अर्जी में सब कुछ लिख दिया है। अर्जी उसके हाथ में थमाकर किशन लौट आया। अर्जी देखते ही जैसे भूचाल आ गया था। बिशन सिंह प्रधान पसीने पसीने हो गया था। तेजभान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने लायक ताकत उसमें नहीं थी। वैसे ही प्रधानी उसे अभी भी मिली थी। बिशन के दिमाग में यह बैठा हुआ था कि उसे प्रधान तेजभान नहीं बनाया है, वरना वह था क्या। उसे डर था कि कोई बवेला ना हो जाए। बिरमा से ज़्यादा उसे अपने लिए खतरा दिखाई दे रहा था, इसलिए अर्जी देखकर वह बुरी तरह डर गया था। बिना देर किए वह अर्जी लेकर तेजभान की चौपाल पर पहुंचा। जाते ही अर्जी उसके सामने रख दी। अर्जी देखते ही तेजभान भड़क उठा। भंगी चमारों की यह हिम्मत, क्यों बे बिश्ना, तुझे प्रधान इसीलिए बनाया था। चौधरी साहब, मैं इसीलिए तो खुद चल के आया हूँ। जब से मंगलू ने किशन को कॉलेज पढ़ने भेजा है, बस्ती में राजनीति होने लगी है। और चौधरी साहब, जमाना भी तो बदल गया है। बिशन ने दयनीयता से हाथ जोड़कर कहा, ओए बिश्ना, जमाना अभी भी पहले ही वाला है, तू मुझे सीख दे रहा है। अपनी औकात मत भूल। जमाना तो तब बदलेगा जब हम चाहेंगे। जा जाके अपनी प्रधानी संभाल, कहीं वो खतरे में ना पड़ जावे।
होगा वही जो हम चाहेंगे। और इतना उन सभी को बता देना, दरोगा से लेकर एसपी तक सभी अपनी जात के हैं, एक एक कर अंदर करा दूंगा। ज़्यादा 3-5 करोगे तो एनकाउंटर में मारे जाएंगे बिना मौत। तेजभान ने प्रधान की कमजोर नस पर प्रहार किया था। वह खिसिया कर रह गया था। हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोला, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो आपके पक्ष की ही बात कर रहा था। ठीक है, जो करना होगा हम बता देंगे। मामले को ज़्यादा तुल देने की ज़्यादा ज़रूरत ना है। जाके इन्हें समझा क्यों बेमौत मरना चाहते हैं। और हाँ, उन शहरी लफंगों से कह देना गांव में राजनीति ना फैलावें, अंजाम बुरा होगा। सुना है उन्होंने कोई मीटिंग भी करी थी। तेजभान ने विश्वनाथ को इस तरह जैसे देखा जैसे कह रहे हो हमें सब पता है। विश्वनाथ लौट आया लेकिन घबराया हुआ। तेजभान कभी भी कुछ भी कर सकता है। प्रधान होकर भी उसकी औकात एक मुलाजिम से कम नहीं थी। अपनी ही बस्ती में वह एक बाहरी व्यक्ति जैसा रहता था। तेजभान ने सचिंदर को भी डांटा, अबे कुछ करना ही था तो हरामजादी को खेत में ही घसीट लेता, खुद ही किसी को मुंह दिखाने जोगी ना रहती। सचिंदर मुंह नीचा किए खड़ा रहा। खेत में घसीटने की तो क्या बात, उल्टे बिरमा से पिटकर ही आया, लेकिन इस बात को उसने छिपा लिया था। गांव भर में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। तेजभान को चमारों से उतना खतरा नहीं था जितना अपने ही कुटुंबदार चौधरी जगवीर सिंह से था। अगर जगवीर सिंह ने हवा दे दी इस मामले को तो गांव की रीत ही बदल जाएगी। उसने मंगलू को चौपाट पर बुलवा भेजा था। मंगलू, तो मुझे अच्छी तरह पिछाने हैं, फिर भी ऐसी हरकत की क्या समझता है? पंचायत हमें फांसी पर चढ़ा देगी? पंचायत है क्या? हमारे पांव की जूती। प्रधान कोई भी रहे, नकेल हमारे हाथ में ही होती है। जाके अपनी बेटी को समझा। कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मुझे दोष मत देना, आगे तेरी मर्जी। तेजभान की आंखों से आग बरस रही थी। मंगलू चुपचाप लौट आया। अर्जी के बारे में उसने कोई खबर ही नहीं थी। उसने घर आते ही किशन पर अपना गुस्सा उतारा, तरातर डंडे से पीटना शुरू किया। तू मुझे कहीं का ना छोड़ेगा, पूरे गांव देहात में बिरमा की बदनामी कर दी है तूने। किशन को देखकर बिरमा दौड़ी। उसने बापू के हाथ से डंडा छीनकर दूर फेंक दिया। आवाज में तीखापन भरकर बोली, वाह बापू, जो भाई अपनी बहन की आबरू की खातिर लड़ रहा है उसे तुम पीट रहे हो। और जो अचानक उसके भीतर जमा सैलाब फूट पड़ा। उसका गला रूंध गया था। शब्द गले में ही अटक गए थे। सिर्फ रुलाई फूट रही पड़ी थी। आवाज़ सुनकर माँ भी आ गई थी। वह भी रोने लगी। बिरमा को रोता देखकर मंगलू भी रोने लगा। उसने फपकते हुए कहा, तू ही बता बेटी, मैं क्या करूं? वे सब जालिम लोग हैं। कुछ मत करो बापू, जुल्म के आगे झुक जाने पर भी क्या होगा? बिरमा ने मंगलू को ढाढ़स दिया। किशन चुपचाप एक ओर खड़ा रहा। उन्हें देखकर वह अपनी पीड़ा भूल गया था। उनके करीब आकर बोला, बापू, हमारे पास न ताकत है न रुतबा, लेकिन अपनी जान देकर आत्मसम्मान तो मांग ही सकते हैं। बिरमा को लगा जैसे वह अचानक बड़ी हो गई है। वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सबके लिए लड़ सकती है। किशन ने मंगलू से कहा, बापू, पंचायत से इंसाफ और सुरक्षा मांगी है, तो कोई गुनाह तो नहीं किया। जैसे जैसे किशन और बिरमा का स्वाभिमान जाग रहा था, अपनी ही बस्ती में अलग थलग पड़ रहे थे। आखिर पंचायत के फैसले का दिन आ ही गया। कार्यवाही ज़्यादा लंबी नहीं थी। न किसी का बयान लिया गया था, न किसी किस्म की कोई चर्चा ही हुई थी। न बहस, न आरोपी बुलाया गया था, न फरियादी को। बस सिर्फ फैसला था। सचिंदर वल्द तेजभान ने बिरमा वल्द मंगलू के साथ राह चलते छेड़खानी करने की कोशिश की। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसलिए पंचायत सचिंदर पर 5 रुपये जुर्माना करती है। इस फैसले से किशन और मंगलू अवाक रह गए थे। किशन ने विरोध किया, लेकिन उसे बोलने से रोका गया। पंचों का फैसला परमेश्वर का फैसला कहकर बात खत्म करने की कोशिश की गई। किशन लगातार बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ लोगों ने उसे धकियाकर बाहर निकाल दिया। तेजभान के लोग उठकर खड़े हो गए थे। लाठियां फिर से लंबी होने लगी थी। किशन हताश होकर लौटा था। पीछे पीछे मंगलू भी आ गया था। बिरमा ने उनके उतरे चेहरे देखे तो सब कुछ समझ गई। घर में मातम सा छा गया था।
शाम तक किशन की मित्र मंडली भी आ गई थी। पंचायत का फैसला सुनकर उनके चेहरे भी उतर गए थे। किशन ने उदास आंखों से परवीन की ओर देखा। कहो, कैसा है पंचायती राज? आंखों में सवाल था। परवीन जैसे अपने ही भीतर कुछ खंगाल रहा था। उन्हें चुप देखकर बिरमा बोली, किशन भैया ठीक कहवे थे, पंचायत में न्याय ना होता, जात बिरादरी देखी जावे है, गुंडागर्दी होती है पंचायत के नाम पे। बिरमा को इस तरह बोलते हुए वह पहली बार देख रहे थे। बिरमा की मुखरता से चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी, जिसकी ओर सभी का ध्यान गया था। परवीन जो अभी तक चुप ही था, उसने बिरमा से कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। किशन ने पहले ही कहा था, बिशन सिंह एक प्रधान होते हुए भी सिर्फ मोहरा है। बिरमा ने उस सभी को संबोधित करते हुए कहा, इस हार पर मुंह क्यों लटका रहे हो? यह अंत नहीं है। तुम लोगों ने मेरा विश्वास को जगाया है, इसे मारने मत देना। उसके भीतर कुछ ऐसा उबल रहा था जो बाहर आना चाहता था। सभी ने मिलकर कहा था, ना बिरमा, यह अंत नहीं है। तुमने हमें ताकत दी है, हार को हम जीत में बदलेंगे, लोगों में विश्वास जगाकर, ताकि फिर कोई बिशन मोहरा ना बने। सभी के चेहरे पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। मंगलू और सरवती को भी उनके साथ मिल गए थे, एक नई उम्मीद के साथ, और यह नई उम्मीद कुछ अलग दिख रही थी। आप ऐसे ही अच्छी कहानियों को सुनने के लिए लोक बात को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। फिर किसी और नई कहानी के साथ मिलते हैं।